सर, इट्स क्लियर। आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो जी। सो वेलकम अगेन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज हमारे बीच आशीष कुमार शर्मा सर जी हैं, जो कि पीएससी 2005 बैच से हैं। प्रेजेंटली वो अभी छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी में एज ए फैकल्टी मेंबर वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद बेसिकली फ्रॉम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे एज ए डिप्टी डायरेक्टर भी काम किया हुआ है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वो अपना सेशन स्टार्ट करिए। वेलकम सर। थैंक यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज आप सभी जो हमारे साथ सभी टारगेट के रूप में जुड़े हुए हैं, मैं आशीष शर्मा हूँ और इस प्रशासन अकेडमी में, जैसा कि आपने बताया कि मैं पिछले 7 साल से हूँ। हम सभी लोग एक नौकर हैं, सरकारी नौकर, लोक सेवक हैं और लोक सेवकों के लिए काम ही है लोक सेवा प्रदान करना, है ना। पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए हम लोग क्या करते हैं। आवाज क्लियर है आप लोगों को, जो लोग सुन पा रहे हैं? जी सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ सर की आवाज। तो आज जिस विषय पे हम लोग आज यहाँ पर जुड़े हैं, वो राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और उसे हम लोक सेवा गारंटी अधिनियम कहते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं और इसका बड़ा प्रचलित नाम आप सभी लोग जानते हैं कि राइट टू सर्विस भी इसको कहते हैं। और ये जो एक्ट है, इसके कुछ दिन पहले आप लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम इस मॉड्यूल में पढ़ा होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के साथ साथ इसको भी कोरिलेट करते हुए साथ में लेकर के हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। तो ये जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, क्या है, क्यों है, और एज बीइंग प्रिंसिपल स्कूल के हमको क्यों इसकी आवश्यकता है, इसको आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी सरकारी मुलाजिम, जो भी लोग लोक सेवा प्रदान कर रहे हैं, हमारा काम ही हम लोग लोक सेवा प्रदान करें। लोक सेवक कौन है? जो लोक सेवा आयोग से या संघ लोक सेवा आयोग से या किसी भी प्रकार की स्क्रूटनी एजेंसी सरकार करती है, उस स्क्रूटनी होकर के लोक सेवक बनते हैं। उनका काम ही है कि लोक सेवा प्रदान करना, है ना। और ये लोक सेवकों को आप देखें तो 4 कैटेगरी में बांटा गया है: प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के और क्लास 4 एम्प्लॉय। बेसिकली सभी का नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं आशीष शर्मा हूं, चाहे कोई भी नाम हो, हम सभी सरकारी मुलाजिमों का जो सरनेम है वो कॉमन है। क्या करते हो भैया? तो बोले हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। माने क्या है? सर्वेंट यानी क्या? नौकर है। तो नौकर से बड़ी औकात हम लोगों की नहीं है। लेकिन होता यह है कि जब भी हम कोई बड़ा सिलेक्शन करके या कोई बड़े पद पे हम लोग आ जाते हैं, तो एक हम पाते हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों के मन में नाम से ज्यादा वो अपने चाहते हैं कि मुझे मेरे पदनाम से जाना जाए, मुझे मैं क्लास 1 ऑफिसर में नाम से जाना जाए। तो इस तरीके से व्यवहार में भी हम पाते हैं कि कहते हैं ना कि पाव भर के नाम में तन भर का ईगो लाद करके, और उस ईगो के लबादे से दबा आदमी ये लाद करके फिर वो काम करता है। तो यदि वो इस तरीके से ईगो से लदा है, दबा है, तो वो कैसे लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत या कैसे वो अच्छे व्यवहार के साथ आम नागरिकों के साथ में काम कर पाएगा? आज वो जमाना गया, बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती थी और जितनी कठिनाई से मिलती थी उतनी कठिनाई से जाती भी थी। लेकिन आज आप पाते हैं सरकार में भी मॉनिटरिंग का स्तर काफी गुना बढ़ा है, सरकारों में भी सिटीजन सेंट्रिसिटी का रूप बढ़ा है। आप सुने होंगे लोक सुराज अभियान, नगर सुराज अभियान, है ना, समस्या निवारण शिविर, समस्या निवारण शिविर। कोई भी आदमी कभी भी अपनी बात को जनप्रतिनिधियों से या जिले के कलेक्टर से या जिले के प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री से अपनी बात कह सकता है। आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लोग जुड़ते हैं, है ना। और उसके साथ साथ ऑनलाइन जनदर्शन है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के सीधे आदमी जाकर के बात कर सकता है। तो अब ये पावर झाड़ करके नौकरी करने वाला समय नहीं रहा। अब तो लोगों के बीच जा करके लोगों की समस्याओं को सुन करके
उनको इंटरेक्ट करके आप उनकी समस्याओं का निराकरण करें, और हम नहीं कर रहे थे, इसलिए ये एक्ट जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लाया गया। बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता दूं, पहली बात कि ये हमारे राज्य की सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय मतलब क्या, कि जब भी आपके जिले में आपके प्रभारी मंत्री जी आते हैं, आपके कोई प्रभारी सचिव जी आते हैं, या और भी सरकार का कोई इस तरीके से कोई बड़ा बैठक या मॉनिटरिंग का मीटिंग होता है, तो उसमें आवश्यक इनिशियल स्टार्टिंग एजेंडा लोक सेवा गारंटी के प्रकरण और उन प्रकरणों पर की गई कार्रवाई है। आपके विभाग से भी जो सवाल जुड़े हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इस तरीके से बात करेंगे कि आपको 1 घंटे में ये चैप्टर याद हो जाए। देखिए, लोक सेवा गारंटी अधिनियम सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ के जो बड़े भाई हैं हमारे, और मध्य प्रदेश में नवंबर 2010 में लागू हुआ था, और इसका उद्देश्य ये था कि तय समयावधि में सेवाओं को प्रदाय करने के लिए लाया गया एक्ट। अब यदि मान लो आप स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, आपको कोई बोले कि भाई साहब आप क्या क्या काम करते हैं, तो आप 50 प्रकार के काम बता देंगे, साहब हम ये काम करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, हमारे विभाग का भी काम करते हैं, जिला प्रशासन का भी करते हैं, शासन द्वारा निर्देशित अन्य काम भी करते हैं। तो हम सभी कामों के लिए समयावधि तय कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन कतिपय स्टिपुलेटेड कुछ सेवाओं को तो हम तय कर सकते हैं कि भैया ये काम आपको इतना दिन में करना ही पड़ेगा, और ऐसा ही सोच करके लाया गया है लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो जैसा मैं कह रहा था, देश में सबसे पहली बार ये जो एक्ट है, राइट टू सर्विस एक्ट या लोक सेवा गारंटी अधिनियम, मध्य प्रदेश में लागू हुआ 2010 में, और मध्य प्रदेश के बाद में फिर झारखंड में, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, और ऐसा करते करते हमारे राज्य में 12/11 इट मीन्स 12 दिसंबर 2011 के दिन से यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ, ये अधिनियम लागू हुआ। और ये अधिनियम बड़ा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय कैसे है कि सभी जिला स्तर के जो अधिकारी जिस भी विभाग के हैं, हम सभी विभाग के अधिकारी लोग अपना एक डीओ लेटर, यानी डीओ यानी क्या, डेलिंग ऑफिशियल लेटर, यानी क्या, अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से हम क्या कहते हैं, हम कलेक्टर को सूचना देते हैं, हम मासांत के इसलिए कि इसको कलेक्टर की सर से तो लोग का जो शुरुआती रूप है, आप लोगों ने सुना होगा बहुत पहले, सिटीजन चार्टर। ये सिटीजन चार्टर के रूप में जाना जाता था, ये बड़ी विदेशों की अवधारणा है, और सिटीजन चार्टर का मतलब था कि नागरिकों को प्रदाय की जाने वाली सेवाओं की सूची, है ना, सिटीजन यानी नागरिक, चार्टर यानी सेवाओं की सूची। तो उसमें लिखा रहता था भाई कि आप ये वाला काम इतना दिन में करेंगे, ये वाला काम इतना दिन में करेंगे, और वो चार्ट बकायदा हम लोग टांग के रखे थे अपने कार्यालय में। लेकिन क्या हम उस काम को उस तय समयावधि में कर पा रहे थे? जो इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक है, कौन है? जनता, आम आदमी। वो आम आदमी बार बार चक्कर काटता था, और आप बड़े बड़े कार्यालयों में बैठे, बड़े बड़े चैम्बरों में बैठे, कभी उनका काम कर पाते थे, कभी नहीं करते थे, कभी मनस्थिति, कभी परिस्थिति ऐसी काल आवे तो 5 चल थे, अब आना जब आना तब आना, 7 दौरे पे गए। तो एक याचक के रूप में कौन? वो जो स्वामी है, कौन? वो जो सरकार बनाता है, और सरकार ने हमें गठित किया है। तो सरकार को बनाने वाला जो नागरिक है, वही अपने छोटे छोटे काम के लिए बार बार चक्कर काटने के लिए व्यवस्था, तो उस चीजों को दूर करने के लिए ये सब चीज लाया गया लोक सेवा गारंटी अधिनियम। मैं बात कर रहा था सिटीजन चार्टर की। सिटीजन चार्टर में भी था यह सेवा इस समयावधि में यानी इतने दिन में देनी है, लेकिन दंडात्मक प्रावधान, पेनाल्टी क्लॉज नहीं हो पाने के कारण से लोग नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो इसी को थोड़ा इवोल्यूट करके, प्रमोट करके, सुधार करके जो एक्ट लाया गया वो है लोक सेवा गारंटी अधिनियम 12/11 से। और इस अधिनियम की कुल जो 10 धाराएं हैं, और इस 10 धाराओं को अभी हम लोग बातचीत करेंगे।
भाई देखिए कितने लोग जुड़ रखे हैं इसमें, लोगों ने अपने कैमरे ऑफ करके रखे हैं। 18 लोग जुड़े हैं, है ना? वीडियो ऑफ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम किन किन जगहों पे लागू हो रहा है, देखिए राज्य सरकार है ना, सरकारी कार्यालय है, जितने भी पब्लिक ऑफिस है, प्लीज कुछ लोग अपने वीडियो चालू रखें तो बेटर होगा, है ना, कैमरे ऑन रखें, क्योंकि एकदम ही फ्लैट होने से मजा नहीं आता फिर बातचीत करने में। ठीक है, हम लोगों का तो काम ही है प्रशासन अकेडमी में अधिकारियों को गढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बात कह रहा था ना, वही है, पाव भर के नाम में टन भर का ईगो लाद करके, और ईगो के लवादे से कभी नहीं आ रहा है, और वैसे सरकार का रजिस्टर हुआ है, उन सब जगहों पे लोक सेवा गारंटी का नियम लागू है, और यहाँ पर कुल 10 धाराओं में जो शुरुआती एक दो धाराएं रहती है ना, वो सभी की एक जैसी रहती है ना? नाम, परिभाषाएं, कौन कौन लोग उसमें शामिल है। हम सीधे इस अधिनियम की धारा 3 पे आते हैं। धारा 3 क्या चीज है, देखिए, नियत समय में लोक सेवा प्रदान करने का दायित्व परिवहन कौन है भाई, देखो ये जो धारा 3 है, धारा 3 कहती है कि भाई हर नागरिक को लोक सेवा प्राप्त करना अधिकार होगा। ये अधिकार का समय चल रहा है, देखिए आप लोगों ने एक अधिकार पढ़ा, सूचना का अधिकार पढ़ा है ना आप लोगों ने, मूल अधिकार की लोग बात करते हैं, सेवा प्राप्त करना अधिकार होगा। अच्छा, अधिकार होगा कितने समय में, जितना सरकार ने विहित किया। कौन सी सेवा, शेड्यूल्ड सर्विस। जो हम बात कर रहे थे कि शिक्षा विभाग में कितनी सेवा आप लोग काम करते हैं, मान लो 100-200 प्रकार की सेवाएं हैं, सब सेवाओं के लिए समय अवधि तय कर पाना कतिपय शेड्यूल्ड, कुछ कुछ को तो हम लोग कर सकते हैं ना, तो उन सेवाओं के लिए अधिसूचना जारी करके सरकार सेवा को, और जो प्रदान करेगा उस अधिकारी का नाम, उस अधिकारी का नाम कॉम्पिटेंट ऑफिसर के रूप में रखा गया। क्या, पदाधिकारी अधिकारी माने क्या, सेवा प्रदान करने वाला अधिकारी। बारे में में बताया जा चुका है। जी जी सर, जी, हो चुका है। हाँ जी, ऑडियो बढ़ाइए तो इसका, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। आरटीओ की क्लास हो चुकी है सर। कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद में, ये मैं आपको बता दूं, राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि लगभग 1.5 दर्जन कलेक्टरों को, सीनियर आईएएस ऑफिसरों को, 4 से ज्यादा संभागीय आयुक्तों को सिविल सेवा आचरण नियम, सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अधिनियम के तहत शोकाज नोटिस मिला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एजेंडा मीटिंग ली थी, इसमें उसमें ये था कि लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों में आप तत्परतापूर्वक काम नहीं कर रहे हैं, तो इतिहास में पहली बार था ये कि इतने सारे बड़ी मात्रा में लोगों को शोकाज नोटिस मिला। और उसके बाद से पिछले कुछ माह से हम देख रहे हैं, हालांकि हम कोविड के दौर में कुछ चीजों को भले नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से निरंतर ये लोक सेवा गारंटी सरकार ने
जितना है प्राइवेसी संप्रभुता से जुड़ा मैटर नहीं है, तो इसको हम लोग उसको ऐसे दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है, हम पाएंगे कुछ इसमें डिफरेंशिएशन है, वो कैसे है वो हम देखेंगे। तो धारा 3 कह रही है कि नियत समय में लोक सेवा प्राप्त करना अधिकार होगा, और यदि वह नियत समय में वह आवेदन यदि वह नियत समय में लोक सेवा प्राप्त नहीं कर पाता तो वह उसके मतलब उसके कंपनसेशन के रूप में एक प्रकार से मतलब एक प्रकार से हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी होगा कौन, आवेदक। मतलब या तो उसका काम आप समयावधि में कर दे, नहीं तो 100 रुपया प्रति कार्य दिवस लिखा है ना, 100 रुपया प्रति कार्य दिवस से लेकर के 1000 रुपया अधिकतम तक उस पर पेनल्टी की जा सकेगी। उस पर यानी कौन, जिसे सेवा प्रदाय करने हेतु विहित किया गया है। विहित किसे किया गया है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड ऑफिसर किसे कहते हैं, पदाधिकृत अधिकारी। कौन होता है, जो अधिसूचना के द्वारा या जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार ने अधिसूचित किया है। जैसे आपके जो कार्यालय है उनमें आपके जो प्राचार्य है स्कूल की, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। तो आमतौर पर कार्यालय का प्रमुख या किसी सेक्शन का प्रमुख या शासन में जो अधिसूचना द्वारा जारी किया गया वो व्यक्ति अधिसूचित अधिकारी या डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, और उसका काम है तो मतलब वो सेवा प्रदान करना। धारा 4 पे हम लोग आते हैं, धारा 3 के बाद में बहुत सरल शब्दों में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कानून की जो शब्दावली होती है बड़ी जटिल होती है और इसको बड़ा सिंपल करके आपको बता रहा हूँ मैं। धारा 4 कहती है कि नियत समय में लोक सेवा प्रदान करने का दायित्व, अभी हमने क्या कहा था धारा 3 में, लोक सेवा प्राप्त करना अधिकार होगा। धारा 4 क्या कहती है, नियत समय में लोक सेवा प्रदान करने का दायित्व या लायबिलिटी किसके ऊपर है, और यदि नहीं किया तो परिव्यय का अधिरोपण, वसूली और भुगतान का नियम। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, दायित्व किस पर है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर पर है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन है, आपके कार्यालय में प्राचार्य है, अन्य जगहों पे अलग अलग स्तर के अधिकारी हैं, ठीक है। फिर उसका क्या है दायित्व, वो अपने दायित्व की पूर्ति के लिए जो भी आवेदन आएंगे उनका अवलोकन करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे और तय समयावधि में जो सरकार ने तय की उसको देंगे। यदि नहीं देंगे तो लिखा है अगले पैरा में क्या, परिव्यय का अधिरोपण। परिव्यय मतलब क्या होता है, कॉस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग कॉस्ट, या सरल शब्दों में पेनाल्टी, या सरल शब्दों में हम लोग कहते हैं हर्जाना। यहां हम जुर्माना शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर्जाना। जबकि आप आरटीआई के केस में आप जुर्माना बोलते थे। आप में से किसी को हम पूछें तो याद होगा कि आरटीआई में क्या होता है जी, आरटीआई में आप समयावधि में काम नहीं कर देंगे, आप सूचना नहीं देंगे तो भाई जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना था वहां पे, 250 रुपया से लेकर के अधिकतम 25,000 रुपया। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कोई आप कुछ पूछना चाहें तो। यहां पर जुर्माना नहीं बोल करके हम लोग हर्जाना बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जुर्माना एंड हर्जाना, एनीवन, क्या कोई बताएंगे कि इस जुर्माना और इस हर्जाने के बीच में अंतर क्या है। आरटीआई के केस में हम जुर्माना इस्तेमाल करते थे शब्द, यहां पे हम लोग हर्जाना बोल रहे हैं। आरटीआई में 250 से 25,000, यहां पे 100 रुपया से 1,000, भले ही दिख रहा है छोटा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जुर्माना एंड हर्जाना, एनीवन प्लीज आस्क। कार्य को समय पर पूरा नहीं बात करें आप लोग, कोई भी एक जन, मुझे लगे तो कम से कम सुन रहे हैं आप लोग, एनीवन। आरटीआई में जुर्माना शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि समय सीमा पर अगर कुछ जानकारी नहीं दी गई तो अधिकारी पर जुर्माना किया जाता है, और समय सीमा में और लोक सेवा गारंटी भी यह है कि अगर समय सीमा पर कार्य पूरा नहीं हुआ और इससे जो क्षति हुई उस क्षति की पूर्ति के लिए हर्जाने के रूप में उस अधिकारी से पैसा जमा कराया जाता है। अच्छा, तो आपका कहना है कि हर्जाना क्षतिपूर्ति है? जी सर। और कोई अंतर, और कोई थोड़ा अंतर इलैबोरेट करिए। आप लोग मॉडल स्कूल चलाने वाले हैं, आप लोग के ऊपर खासी जिम्मेदारी रहेगी, ये सब एक्ट भी आप पे लागू रहेंगे। जुर्माना और हर्जाने में देखिए बेसिक अंतर थोड़ा सा और जो मैं आपसे चाह रहा था। हाँ मैडम प्लीज। सर हर्जाना और ये स्क्रीन पे पूरा नहीं, हर्जाना और क्षतिपूर्ति में डिफरेंस है सर जी। सर हर्जाना मीन्स जैसे, क्लियर नहीं आ रही मैडम आपकी आवाज। हेलो जी बोलिए, हाँ बोलिए। हेलो, कैन यू हियर मी सर? हेलो, अच्छा
हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर? जी जी। क्षतिपूर्ति यानी जैसे हमको जी क्षतिपूर्ति यानी चलिए कोई बात नहीं, चलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा जैसे सा। हमको कोई क्षति होती है। हेलो, ऑडिबल नहीं है क्या? राइट, ठीक है मैडम, मैं बता देता हूँ आपको, सुनिए। जुर्माना जो होता है ना, वो शासन के पेटे में देय होता है, शासन के हेड में जमा होता है, ऑलवेज ये याद रखिएगा। जैसे आरटीआई में ईश्वर न करे आपको किसी को यदि कोई पेनाल्टी हो जाती है, तो पेनाल्टी कहाँ पे होती है? राज्य सूचना आयोग में। प्रथम अपील भी नहीं, द्वितीय अपील जिसको हम लोग कहते हैं। अब राज्य सूचना आयोग ने मान लो 25,000 का पेनाल्टी लगा दिया किसी के ऊपर में, तो वो पेनाल्टी आप शासन के खजाने में अमुक हेड में जमा करना पड़ता है। जबकि हर्जाने के केस में क्या है कि वो जो व्यक्ति याचक के रूप में बार बार चक्कर काट रहा था ना आपके कार्यालय में, आप जिसको कह रहे थे कि भैया कल आना परसों आना, अभी आपकी फाइल चल रही है, साहब नहीं है, तो उस व्यक्ति को देना है। हर्जाना व्यक्ति को देय होगा, जुर्माना शासन को देय होगा। इज द बेसिक डिफरेंस, है ना? तो ये याद रखिएगा कि इसमें आपको हर्जाना किसी व्यक्ति को देना है। वो कौन? जो पीड़ित है। वो कौन? जिसका आप काम नहीं कर पा रहे हैं, कितने दिनों में? तय समय अवधि में। और फिर मन में सवाल उठता है, साहब क्या फर्क पड़ता है? बोले 100 रुपया से 1000 रुपया क्या फर्क पड़ता है साहब, हम तो दे सकते हैं इतना, है ना? तो देखिए, आपको हर्जाना, आपको जुर्माना 1 रुपया का हो या 1000 का हो, इसकी मारक, या 10,000 का हो या 1 लाख का हो, इसकी मारक क्षमता बराबर है। ये लाल लकीर से हमारी सेवा पुस्तिका की ना शोभा बढ़ा है। की कमी है, सो उसको क्लियर करके बता दीजिए, ठीक है? तो ये धारा 4 कहती है कि नियत समय में लोक सेवा प्रदाय करने का दायित्व जिस अधिकारी का था, उसे हम डेजिग्नेटेड ऑफिसर कह रहे हैं, उसे हम पदाभित अधिकारी कह रहे हैं। और यदि वो नहीं कर रहा है तो उस पे कॉस्ट यानी हर्जाना यानी परिव्यय का अधिरूपण हो रहा है, और उससे वसूली करके भुगतान करने के लिए बनाई गई कंडिका। भुगतान किसको करना है? आवेदक को करना है। क्लियर? देन हम आते हैं धारा 5 पे। हमने धारा 4 पे बात कर ली, इसलिए मैं इसको आगे स्किप कर रहा हूं। धारा 5, अभी हमने इस कहानी के कलाकार नंबर 1 पे बात की है। वो कौन है? पदाभित अधिकारी पे बात की है। पदाभित अधिकारी माने कौन? डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अब ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर से जो ऊपर एक और अधिकारी इस एक्ट में जो संसूचित किया गया है या विहित किया गया है, वो कौन है? कॉम्पिटेंट ऑफिसर इज ऑल्सो कॉल्ड सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी कौन होगा? ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर से वरिष्ठ होगा। जैसे मान लो आपके विभाग में प्राचार्य यदि मान लो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, तो सक्षम अधिकारी कौन है? कॉम्पिटेंट ऑफिसर कौन है? डीओ, जिला शिक्षा अधिकारी, है ना? तो इसका काम क्या है सक्षम अधिकारी का? इसका काम है कि भाई पदाभित अधिकारी ने आपके विभाग के लिए चिन्हित काम को उस चिन्हित समय अवधि में किया है कि नहीं किया है, उसका परीक्षण करना। और यदि नहीं किया है तो इम्पोज द पेनाल्टी। हाउ मेनी रुपीज? फ्रॉम 100 to 1000, जो हमने बात की पिछले स्लाइड में कि पेनाल्टी इम्पोज करना। अब देखिए फिर आरटीआई से थोड़ा तुलना अंतर करिए। तो आरटीआई में क्या होता था? जन सूचना अधिकारी सूचना प्रदाय करता था, ठीक ऐसे जैसे पदाभित अधिकारी यहाँ पे यदि सूचना नहीं देता था तो हम क्या कहते हैं? प्रथम अपील होती थी। प्रथम अपील कौन करता था? उसी विभाग का वरिष्ठ अधिकारी। लेकिन प्रथम अपील में कोई पेनाल्टी इंपोज नहीं होती थी। प्रथम अपील में खाली यही डिसाइड होता था कि सूचना दे या सूचना न दे। उसके बाद फिर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग, संवैधानिक संस्था, वहां पे होती थी और राज्य सूचना आयोग पेनाल्टी इंपोज करता था, है ना? तो यहां पर क्या है? यहां पर प्रथम अपील यानी पहले ही शॉट में सक्षम अधिकारी इमीडिएट, धारा 4 के बाद धारा 5 में जो आए हैं सक्षम अधिकारी, वही सीधे की सीधे क्या कर रहे हैं? पेनाल्टी इंपोज कर दे रहे हैं। कितना? 100 रुपया से 1000। तो हमने देखा कि धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि इसमें तो सक्षम अधिकारी कौन होंगे? नेचुरली डेजिग्नेटेड
किसी कोई डिफॉल्ट हुआ है तो फिर पेनाल्टी। यहाँ तक कि बात में किसी को कोई पूछना हो, कोई अपनी बात किसी को कोई रखनी हो तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहे, कितने लोग जुड़े हैं इसमें, कुछ पूछना क्लियर है सर, तो बता रहे हो समझ में आ रहा है सर, तो समझ में आ रहा है। क्लियर है। धारा 6 पे आते हो, लोक सेवा प्राप्त करने हेतु असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर दायित्व। अब देखो ये जो हिंदी की शब्दावलियां है ना, ये आप क्लियर है, बता रहे हो समझ में आ रहा है। आप पूछ सकते हैं कि वो फला वाले कार्यालय में फला वाले अधिकारी ने क्या क्या काम किया और उसकी जानकारी मुझे दें। आप उससे संबंधित हैं नहीं है, रहते हैं नहीं रहते हैं, आपके राज्य में है राज्य से बाहर है, कोई मतलब नहीं। तो वहां पे आपको एक नागरिक के रूप में काफी ज्यादा एक रेंज एक बड़ा एक वो मिला, लेकिन उसके चक्कर में कई बार हम पाते हैं कि जन सूचना अधिकारी के रूप में काम करते आप लोग भी परेशान हो जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा इसमें अंतर है, देखिए क्या है। लोक सेवा प्राप्त करने हेतु जो व्यक्ति आवेदक है, जो व्यक्ति आवेदक है उसे अपनी रेलेवेंसी बतानी पड़ेगी। जैसे मान लो दूसरे के जाने की थोड़ी लगा दूंगा। वैसे ही मान लो आपके विभाग में जो सेवाएं आती हैं, अनुसूची की छाया प्रति चाहिए मान लो, या और क्या क्या सेवा में टीसी की स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, या और कोई छात्र दुर्घटना बीमा उसका दावा प्रतिपूर्ति चाहिए। तो आप तो मैं मेरे जाति का सत्यापन करना चाहता हूँ, मेरे कागजात लगाऊंगा ना। तो यदि कोई अननेसेसरली दूसरे के नाम से दूसरे के आवेदन में लगा रहा है तो ये प्रक्रिया में फर्जी माना जाएगा, और ऐसी असत्य जानकारी, असत्य आवेदन गलत क्या लिखा है आखिरी लाइन में, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आपराधिक कार्यवाही के लिए दायी हो सकेगा। मतलब प्रवृत्त विधि मतलब क्या है, आपको याद होगा, आप सभी जानते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। गलत साक्ष्य देकर के आप कोई आवेदन कोई सरकारी काम करते हैं तो उसके खिलाफ में आपने इंडियन एविडेंस एक्ट या धारा 420 या आईपीसी की बहुत सारी जो धाराएं हैं उसके सुसंगत धाराओं के अंतर्गत केस पंजीबद्ध किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो अलग बात है जो आरटीआई में नहीं थी कि आपको लोक सेवा प्राप्त करने हेतु आप मनमाना आवेदन नहीं कर सकते, आप विहित, आप उससे संबंधित है नहीं है, आपको विधिक दस्तावेज के साथ में बात करनी होगी। नाउ इस कहानी के तीसरे कलाकार, मैंने दो कलाकारों पे बात की, एक अधिकारी, दूसरा सक्षम अधिकारी यानी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, और तीसरा अपील अपीलीय अधिकारी, अपील का अधिकार। देखो नागरिक को भी तो हक होना चाहिए ना कि उसकी समस्या सुनी जा रही है नहीं सुनी जा रही है। मान लो डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने काम नहीं किया और सक्षम अधिकारी ने भी उसको कुछ नहीं पेनल्टी किया, तो कहां जाएगा वो, अपनी बात को कहां रखेगा। उसी बात को रखने के लिए जो लेटरल प्लेटफॉर्म है ऊपर का बनाया गया, अधिकार में अधिसूचना के द्वारा जिस अधिकारी को विहित किया जाता है उसे हम अपीलेंट ऑफिसर या अपीलीय अधिकारी कहते हैं, है ना। जैसे मान लो आपके में पदाभिहित अधिकारी प्राचार्य है, सक्षम अधिकारी आपके यहाँ डीओ है, तो अपीलीय अधिकारी कौन है, डायरेक्टर लोक शिक्षण है, कुछ सेवाओं के लिए आपके सेक्रेटरी हैं, कुछ सेवाओं में कलेक्टर्स हैं। तो अलग अलग जगह में अपील का अधिकार और अपील के लेवल के अधिकारियों के नाम विहित किए गए हैं और वही व्यक्ति को सुन पाएगा। कैसे करना है, सक्षम अधिकारी 30 दिवस के भीतर में अपील वो कर सकेगा, किसके पास में, अपीलीय अधिकारी के पास में, और इस अपील का निराकरण उसको 45 दिवस के भीतर करना, उसको
सर जी, सुन रहे हैं जी। पहली बात सर, hearing this I'm down for the first time. बहुत ही लगा है सर, लेकिन बस जी, सर hearing this yeah, I mean, so at उसको है और मीन्स समझ टाइम के उसको या चल रहा है मीन्स बहुत ज्यादा समय जी लेकिन आपको आवेदन को भी सुनना पड़ेगा। आपको आपके प्रधानमंत्री के बात करने उसको सुनना पड़ेगा। तो सुनने के बाद क्या आपको फैसला आप निर्णय लीजिए। तो प्राकृतिक न्याय का आप सभी पालन करिएगा। आपके विभाग है सेवा की इष्टता समझा जाएगा। बड़ा हेडिंग में कल आप लोग आइए, मैं बिल्कुल सर्वप्रथम समझा रहा हूँ आप लोग को सेवा का मतलब जाएगा क्या चीज ये है सेवा के हिसाब से क्या होता है सेवा के हिसाब से सेवा के हिसाब से आप लोग जिस सेवा में आए हम लोग है ना एजुकेशन विभाग में है और मानसिक लोक सेवा गारंटी अधिनियम आपके कार्यालय के लिए जो चयनित सेवा है
सेवा की शर्त है। इसका ये मतलब नहीं है कि साहब आप प्राचार्य मैडम सो प्लीज ध्यान में रखें, ये हमारी सेवा की शर्तों में शामिल है। सेवा की शर्त क्या? लोक सेवा गारंटी के शर्तों में शामिल है। सेवा की शर्त क्या? लोक सेवा गारंटी के शर्त जो आपके कार्य में है। धारा 9 और धारा ये अधिनियम और नियम ये अंतर बीस विभाग की 134 के आसपास सेवाओं को हमारे राज्य में इसमें ली गया था। सेवाओं को मुख्य गारंटी के दायरे में लाया गया है। हमको कहते हैं कि हमने कार्य करने के लोग हमारी कंपनी सरकार ने कहा कि भाई आपके 24 सेंटर खोल दे रहे हैं, आपके कॉमर्स सेंटर को अपनी बात रखी। ये कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये बड़ा सक्रिय कठिनाइयों को दूर करने के लिए की बातें क्या 3 बातें क्या उस पर समय को देना 3 लाख operating officer and कोई छोटी संस्था अपने अपने नियम बना हो सकता रूल्स और नियम भी कार्यालय में उस एक्ट को तो अधिनियम की व्याख्या अधिनियम की प्रक्रिया रूल्स है तो एक प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पे रिपीटेशन होगा तो उस रूल्स में क्या क्या बातें हैं हम उसको देख लेते हैं रूल्स में देखिए संक्षिप्त नाम और परिभाषा तो लिखी है कि नियम का नाम का लोक सेवा गारंटी का नियम और नियम भी परिभाषाओं के अंदर कुछ जो शब्द आ रहे हैं नियम भी पढ़ाते हैं हम लोग देखिए प्रक्रिया में चीजें रिपीट होंगी नियम किन कहता है आपके अधिकार किया जाना कौन करेगा सरकार ने करेगी इस कार्यालय के लिए कौन प्रभावित प्रभावित करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर इस ऑफिस में कौन डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और उसका काम क्या होगा नोटिफाइड सर्विस को नोटिफाइड टाइम में पूरा करना और उसके लिए वो अपने किसी सहयोगी को चेंज करेगा तो आप लोग जब अपने स्कूल खोलेंगे तो
निश्चित तौर पे एक अपना सेक्शन बनाइए, आरटीआई का सेक्शन बनाइए, लोक सेवा गारंटी का सेक्शन बनाइए और पब्लिक के आपको इस सेक्शन पे आना है, आपको आवेदन करना है। तो आपकी अधिकारी का डेबिट होता है और अपने सहयोग के लिए किसी अधिकारी को, किसी सहायक को, किसी क्लाइंट का नियुक्त करता है और उसका काम होता है रिसीव एप्लीकेशन, आवेदन को प्राप्त करना और प्राप्त करने कुछ भी आवेदन हुआ है कि नहीं है, आप एक होगी आवेदन कर सकते हैं, आवेदन को अभी क्या होता है, रिसीव क्या कॉपी जारी करना होगा। भाई आप देखते हो कोई भी आप आवेदन लगाते हो तो कॉपी चाहिए और कॉपी में आप लिख के देंगे कि पूरा करेंगे बताएंगे। देखिए आगे बता रहा हूँ कॉपी है आरोप, ये देखिए इस सेक्टर में आवेदन का नाम पता पता की अधिकारी का आवेदन प्राप्त करते हैं, ये बात करिए उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा करने के लिए आवश्यक है संलग्न नहीं किया है। तो भाई नहीं संलग्न किया है कॉपी देते उनसे बता दो कि आपका ये आवेदन प्राइवेट में दस्तावेज नहीं है। तो इसमें कॉपी का स्वरूप निर्धारित है, इसके आधार कॉपी का स्वरूप है। धरातल सक्षम अधिकारी की थोड़ी प्रॉब्लम बाकी है, प्रधानमंत्री होती है ये डेसिग्नेटेड से वरिष्ठ होगा, इसका काम होता है बूथ पेनल्टी ₹100,000, उसके बाद नियम 7 देखिए अपील अधिकारी कौन होगा, सक्षम से वरिष्ठ होगा, क्या करेंगे सक्षम अधिकारी अपील पे सुनवाई करेंगे, ठीक है। अभी देखिए अभी कौन सा चाहिए, चाहे रेवेन्यू मैटर हो, चाहे पुलिस का मैटर हो, चाहे आपके कार्यालय का मैटर हो, अपील की समान प्रक्रिया है। अपील करता है वो अपील करने के बाद उसको कॉपी दी जाएगी क्योंकि आपकी अपील होगी या अग्राह्य होगी और अपील स्वीकृत हो गई तो जिसने आवेदन लगाया वो एप्लीकेंट और जिसके खिलाफ लगाया वो नॉन एप्लीकेंट, बाकी क्या तो दोनों के सूचना पत्र जाएगा है विशेष विभाग के हस्ते या रजिस्टर्ड डाक से या मान लो सरकारी मुलाजिम है तो उसे कंट्रोलिंग ऑफिसर के थ्रू आप नोटिस भेजेंगे भाई आपके खिलाफ ये आवेदन आया है, आपको उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना, यही है नैसर्गिक न्याय। अच्छा यदि मान लो कोई आदमी नहीं आ रहा है तो उसके घर में जो भी उसका पता है सर्विस में वहां पे जाके हम चस्पा करके पंचनामा बना करके सभी प्रक्रिया इससे है और ये सारा कारोबार जो है 45 दिनों से पूरा कर दिया जाना चाहिए और उसमें फिर क्या होगा, ये जो अपील में जो फाइनल आदेश होगा यही अंतिम और बाध्यकारी होगा। देखिए सक्षम अधिकारी ने भले जब तक ये आदेश जारी कर दिया था कि इसको पेनल्टी लगा दे लेकिन वो पेनल्टी रिकवरी नहीं भी दी गई। अपील में जो आदेश फाइनल होगा यही आदेश बाध्यकारी होगा और इस आदेश को ही अंतिम माना जाएगा और इस अपील में आदेश की पारित होते ही बरी रहने का कॉस्ट यानी पेनल्टी का भुगतान करना होगा कितने दिवस में 7 कार्य दिवसों में। तो याद रखिएगा 30 45 7 30 45 7 यानी 30 दिवस के भीतर में अपील करेंगे, अपील का निराकरण 45 दिवस में हो जाएगा और अगले 7 कार्य दिवसों से पैसा के वसूल करके उस आवेदन को दे दिया जाएगा। ये है यहाँ तक नियम 14 में परिवेश भुगतान की विधि बताइए और भुगतान कैसे करना है। तो जो आवेदक रहता है ना उसके ज्ञात पते पर, उसके ज्ञात अकाउंट नंबर पर उसको फोन द्वारा विशेष बात कहते हैं भैया आपका एक दिन का 100 रुपया लेट लगा, हम 14 तो लेट की तो 1400 नहीं अधिकतम 1000 है, 1000 रुपया आपका ये पारित हुआ है, 1000 रुपया आप पकड़िए। तो उसके ज्ञात अकाउंट नंबर पर हम राशि का ट्रांसफर करेंगे, मनी ऑर्डर है, चेक है, ड्राफ्ट है, पोस्टल ऑर्डर कैसा भी है और उससे
ठीक है, तो ये इसमें, और उसके बाद भी देखिए इस एक्ट में लिखा है कि पेनल्टी जमा करने के बाद भी उस लंबित सेवा को प्रदाय करने की जिम्मेदारी उसी पदाधिकारी, उसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर की होगी। नियम 15 ये कहता है सेवा प्रदाय कर रही तो नियत समय की गणना। नियत समय मतलब क्या है? कार्य दिवस के रूप में की जाएगी। छुट्टी का दिवस हटा दिया जाएगा। मान लो आपके यहाँ है कि अंक सूची की प्रतिलिपि आवेदन प्राप्ति के 7 कार्य दिवस में देना है, तो यहाँ पे नियत समय क्या है? 7 दिवस। आरटीआई में क्या था? कितना दिवस फिक्स था? 30 दिवस, 30 डेज। वहां पे छुट्टी का दिवस भी शामिल था। यहाँ पे क्या है? मान लो सैटरडे संडे पड़ रहा है, छुट्टी का दिवस तो हटा दिया जाएगा, तो 7 वर्किंग डे, है ना। आपके यहाँ जैसे लिखा है छात्र दुर्घटना होने पर दावों की प्रतिपूर्ति, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं ना बच्चों के, तो उनके क्लेम्स हैं वो उनको 10 कार्य दिवस में करके देना है। वैसे ही है राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना, और आप मेरिट में जो भुगतान का जो विवरण करते हैं, उनको प्रावीण्य सूची का जो भुगतान करते हैं, वो भी उनके आवेदन के 30 कार्य दिवस में करना है ना। तो इसमें पदाभिहित अधिकारी आप नहीं है, इसमें डीओ पदाभिहित अधिकारी है। तो ये मैं इसके साथ अटैच करके दे भी रहा हूं, आप लोग को मिल भी जाएगा, प्रिंट आउट निकाल लेना इसका। तो नियत समय की गणना क्या है? कार्य दिवस के रूप में की जाएगी, छुट्टी का दिवस हटा दिया जाएगा। नियम 16 वो नियम है जिसके कारण अभी कलेक्टरों को शोकाज नोटिस मिला था। क्या है? नोटिस बोर्ड पर जानकारी का प्रदर्शन। आप सभी अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब अपनी कार्यालय को खोलें तो निश्चित तौर पे आप नोटिस बोर्ड लगाएं वहां पे। कैसा कि आपके यहाँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू है, ये इसका प्रारूप बता दे रहा हूं मैं, आपके इस स्लाइड में लगाया हुआ है, ये देखिए नोटिस बोर्ड का प्रारूप। कौन सी लोक सेवा आपके यहाँ आती है, कौन सी लोक सेवा के लिए क्या क्या दस्तावेज लगाए जाने हैं, उसके लिए तय समयावधि कौन है, नहीं कर पा रहा है तो सक्षम अधिकारी कौन है, सक्षम के ऊपर अपील अधिकारी का नाम पता है। एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर इन अ वेल क्लियर्ड विजिबल प्लेस में लगा हुआ बोर्ड जो भी है। तो ये आपको बोर्ड लगवाना है ना। देखिए सभी कार्यालयों में 3 बोर्ड बहुत जरूरी है जी, याद रखिएगा आप लोग भी। एक तो आरटीआई के अंतर्गत सूचना का अधिकार का बोर्ड, कौन प्रथम अपील, कौन द्वितीय अपील, कितना पैसा लगेगा, ये बोर्ड लगाना होता है। दूसरा ये बोर्ड लोक सेवा गारंटी अधिनियम में आपके कार्यालय में कौन कौन सी सेवा होती है, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, है ना। और ये जो बोर्ड नहीं लगाएंगे तो उनके खिलाफ फिर सरकार जो कार्रवाई, मैंने कहा कि अभी कलेक्टरों को शोकाज नोटिस मिला था, तो फिर हम छोटे अधिकारी हैं जिनको भी, उनको भी तो स्वाभाविक है कार्रवाई होनी है। सो प्लीज नोटिस बोर्ड का पालन करें। हाँ, तीसरा बोर्ड कौन सा है? एक बोर्ड आरटीआई का, एक बोर्ड लोक सेवा गारंटी का। अब बोले तीसरा साहब हमारे स्कूल का भी तो बोर्ड होना चाहिए ना, वो तो है ही है। एक तीसरा बोर्ड और होता है, और वो होता है विशाखा गाइडलाइन, लैंगिक प्रताड़ना के विरुद्ध में, है ना, सेक्सुअल हरासमेंट के विरुद्ध में वो अपनी बात कहाँ रखे, किस प्लेटफॉर्म में रखे, कौन लोग हैं उसके बोर्ड के मेंबर्स। ये सब बोर्ड आपको, ये सब कार्रवाई आपको करना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक मॉडल स्कूल चलाने जा रहे हैं, इसलिए मॉडल बातें और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आपको पता हो। नियम 17 पे हम लोग आते हैं। अधिनियम के अधीन निराकृत प्रकरणों के अभिलेख का संधारण। रजिस्टर भी होगा, रजिस्टर का प्रारूप भी मैंने लगाया हुआ है, ये लास्ट वाली स्लाइड में, ये पंजी यानी रजिस्टर का प्रारूप, कौन आवेदक, किसका आवेदन आया, कितना आवेदन स्वीकृत हुआ, कितना निरस्त हुआ, है ना। देखिए इसी प्रारूप को देख करके हर महीने आप लोग डीओ लेटर भेजेंगे। डीओ लेटर यानी अर्धशासकीय पत्र बना करके आप अपने डीओ को देते हैं, डीओ कलेक्टर को देंगे, कलेक्टर सेक्रेटरी जीएडी को देंगे, ठीक है। सो ये हम लोग ध्यान दें। आखिरी के 2 नियम हैं, वही देखिए फिर रिपीट हो रहा है। नियम 18, लोक सेवा प्राप्त करने हेतु असत्य जानकारी प्रस्तुत करने का दायित्व। ये क्या है जी? गलत जानकारी लगाएगा तो उसके खिलाफ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जो वहां पे धारा 6 में था वो नियम 18 कह रहा है। नियम 19, निगरानी, पर्यवेक्षण और निरीक्षण कौन करेगा? सरकार करेगी। और सरकार अपने मॉनिटरिंग के लिए, आप देखिएगा जितना भी ग्राम स्वराज अभियान आता है, जितना भी नगर स्वराज अभियान हमारे आते हैं, सरकार के फ्लैगशिप के जो मेन प्रोग्राम है ना, ये आपके जिले में कभी प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं
या प्रभारी सचिव आ रहे हैं, तो वो इंस्पेक्शन में निकलते हैं। तो इंस्पेक्शन भी इनिशियल एजेंडा होता है लोक सेवा की कार्रवाई। बोर्ड लगाया है, नहीं लगाया है, कितने प्रकरण आए, कितने का निराकरण किया, नहीं किया तो फिर क्या कार्रवाई उन पे होनी है। शो इसका हम लोग ख्याल रखें। ये प्रारूप आपके साथ में मैंने लगाए हैं, है ना, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। साथियों, मैं आपको इस चैप्टर के बीच में छोटी सी वाकया भी सुनाता हूँ। लंबे समय में मीडिया में था, इस सेवा में आने के पहले 10 साल पहले की बात, 15 साल पहले की बात है, लेकिन जो वाकया है वो बड़ा ताजा है, नया है, 1.5 साल पुराना है। लोक सेवा गारंटी से जोड़ के इसको हम लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला आप लोगों ने सुना होगा। बात है सितंबर 2011 की, 2011 भी क्यों, 2017, सॉरी, सितंबर 2017 की बात है। आप ही के सेवा से जुड़ा अधिकारी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक देवरिया जिले के एक छोटे से ब्लॉक के, एक छोटे से गांव के, एक छोटे से स्कूल के, एक छोटे से मास्टर साहब जिनका तबादला हो गया था। अब हमारे राज्य में कहें तो शिक्षा कर्मी वर्ग 3, मान लो शिक्षा कर्मी वर्ग 2 कोई रहे होंगे, भाई साहब उनका कोई तबादला हो गया। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी किसको मैं उदाहरण के रूप में बताऊं। तो तबादला होने के बाद कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इसको राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में 1-1 घंटे के बिना ब्रेक के स्टोरी चलाया गया। हुआ ये था कि मास्टर साहब जिस स्कूल में पढ़ाते थे वो दर्ज संख्या 286, कुल जमा 8वीं तक की क्लास, गांव की आबादी 5000, मास्टर साहब की सेवा अवधि 4.5 साल, कुल गेन सैलरी का मिलता था 14-15 हजार रुपया। लेकिन मास्टर साहब के तबादले के दिन उनके बेहतरीन व्यवहार से, उनके अच्छे सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म से लोग कितने ज्यादा खुश रहे होंगे। सोचिए कि गांव के स्कूल के बच्चे, उनके रोए समझ में आता है। स्कूल के बच्चे बड़ा फूट फूट करके रो रहे थे। गांव के पेरेंट्स लोग आकर के झुंड लगा लिए थे। उस गांव के आधे से ज्यादा नागरिक लोग आकर के गाड़ी घोड़ा धर के अपने इकट्ठे आ गए। और बगल से आज तक न्यूज चैनल का एक ओबी वैन, यानी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन जो होता है ना, वो जा रहा था। देखा, अरे बाप रे, बहुत बड़ी भारी भीड़ है। 1 किलोमीटर से लंबा काफिला मास्टर साहब को छोड़ने के लिए आ रखा था। और मास्टर साहब अपनी स्प्लेंडर टाइप की बाइक थी, उसमें अपना सामान धर के धीरे धीरे पैदल चल रहे थे। और उनके पीछे पीछे लाइन बना करके जिंदाबाद जिंदाबाद बोलने वाले वो बच्चे, उन बच्चों के माँ बाप और गांव में रहने वाले, स्कूल से जुड़े हुए, स्कूल से न जुड़े हुए, न जाने कितने सारे लोग, जिनको उनके व्यवहार से लोगों ने एक अच्छा इंसान महसूस किया था। एक तो मैं बात जो कह रहा था ना कि लोगों को मतलब हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो कि हम लोगों के मन में जगह बना सकें। बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर को भी इतना सम्मान नहीं मिलता होगा जितने छोटे से शिक्षक को मिला। बड़े बड़े न्यूज चैनल में, आज तक जैसे न्यूज चैनल में, एबीपी न्यूज चैनलों में संपादकीय लेखों में वो छपा 1-1 घंटे का बिना ब्रेक के चला कि ये भी एक लोक सेवा है और ये भी एक लोक सेवक है। और पता नहीं इनकी कैसी लोक सेवा गारंटी है कि देखिए कितना लोकप्रियता के साथ ये काम कर रहा है। तो सारा का सारा जो ये खेल है साहब, ये आपकी ईगो का है। आप टाइम पे लोगों का काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका एथिक्स का लेवल कैसा है। बहुत सारे सॉफ्ट स्किल के विषय आपको यहाँ बताए गए होंगे। सो प्लीज, ये देवरिया का जो उदाहरण था, ये मैं छोटा सा बीच में इसमें लगाया। मैं इसमें आपको छोटे से स्कूल की सूची भी दे रहा हूँ। देखिए आप लोग के, इसको जरा देख लीजिएगा। आपके विभाग में लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं की सूची, संबंधित शाला प्राचार्य, क्या लिखा है, अंक सूची की प्रतिलिपि कितने दिवस में देना है, 7 कार्य दिवस में देना है। कौन है डेजिग्नेटेड प्राचार्य, सक्षम कौन, डीओ, अपीलेंट ऑफिसर कौन, डायरेक्टर लोक शिक्षण। वैसे ही टीसी के साथ सीसी भी है, अंक सूची भी है। छात्र दुर्घटना होने पर उन दावों के प्रकरणों का हम पाते हैं महीनों महीनों तक निराकरण नहीं होता, आपको 10 दिवस में करना है। मेरिट में कोई आया होता है, लोग पाते हैं समय निकल जाता है, उनको भुगतान नहीं होता। तो ये बात जब आप बोर्ड के रूप में टंगा रहेगा ये सूची, तो लोगों को भी पता चलेगा कि साहब 30 दिवस में मेरा काम होना है। तो ये तो हुई आपके विभाग की कुछ सूची। इसके साथ साथ मैं इसमें ट्राइबल स्कूल का भी डाल दिया हूं मैं, इसको भी आप लोग देख लेंगे। शासकीय संस्थाओं का नवीनीकरण का आवेदन 15 दिवस है ना।
छात्रवृत्ति का निराकरण 30 दिवस, ये देखिएगा इसमें भी बाकायदा वेल क्लियर्ड है। सो